अध्याय 618 आतंक। चारों ओर भयानक सन्नाटा था और महान हान साम्राज्य का एक भी व्यक्ति आवाज नहीं कर रहा था। उड़ते हुए सेंटीपीड का भौतिक शरीर सामान्य मोनाक रियल्म विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह यांग ये की तलवार के एक भी झटके का विरोध नहीं कर पाया था। तो उनमें से कोई भी यांग ये का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या उनमें से कोई भी उसकी तलवार के एक झटके का विरोध कर सकता था? स्वर्ग भक्षण करने वाला रॉक यांग यी पर गोता नहीं लगा पाया क्योंकि उसका भौतिक शरीर उड़ते हुए सेंटीपीड के बराबर ही था। चूंकि उड़ते हुए सेंटीपीड को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, इसलिए अगर वह वहां नीचे जाता तो वह अपनी जान दे देता। वह वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन लुओ जून ने उसे उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। लुओ जून के हाथ में एक गोली दिखाई दी और स्वर्ग भक्षण करने वाले रॉक को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था जब उसने लुओ जून के हाथ में वह गोली देखी। गर्जन। स्वर्ग भक्षण करने वाले रॉक ने अचानक अपना विशाल मुंह यांग ये की ओर खोला, और फिर एक अत्यंत भयानक चूषण बल ने यांग ये पर कार्य किया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे रॉक में खींच लिया। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, जबकि लुओ जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टकराना। ठीक इसी समय चट्टान के भीतर से एक प्रकाश की किरण आसमान में चमकी। दर्शक हैरानी और भय से देखते रह गए, क्योंकि चट्टान से एक तीखी चीख निकली और फिर चट्टान वास्तव में दो टुकड़ों में विभाजित होकर जमीन पर गिर गई। उसके बाद लुओ जुन की सेना में प्रकाश की एक किरण फूटी, और फिर अचानक अनगिनत तलवारें बाहर निकली और पूरे परिवेश में तीखी चीखें गूंजने लगीं। दाओइस्ट वैनम। लुओ जुन अचानक चिल्लाया। लुओ जुन के बगल में एक कंकाल दिखाई दिया जिसने हरे रंग का ताओवादी लबादा पहना हुआ था। उसने अपने हाथों से अजीबोगरीब मुहरें बनाई, और फिर बहुरंगी गैसें अचानक तीरों में बदल गईं जो यांग ये की ओर चमक उठीं। बस एक पल में यांग ये इन तीरों से घिर गया। हे, एक बार जब आप मेरे जहर से छू गए, तो एकमात्र एक साथ दायरे की गहराई का उल्लेख नहीं करना, यहां तक एक दाओवादी विष अचानक बंद हो गया क्योंकि यांग ये बहुरंगी गैस से बाहर चला गया था। आप, यह कैसे संभव हो सकता है? दाओइस्ट वैनम भयभीत था। यांग ये ठंडी हंसी हंसा। उसका शरीर आदिम बैंगनी ऊर्जा द्वारा शुद्ध किया गया था, इसलिए केवल जहर उसे कैसे प्रभावित कर सकता था? यांग ये ने लकड़ी की तलवार घुमाई, और फिर तलवार की अनगिनत किस्में बाहर निकल आईं। उसके आसपास के कुछ विशेषज्ञों ने तुरंत तीखी चीखें निकाली क्योंकि उनकी आकृतियां दो भागों में विभाजित हो गईं। दाओइस्ट वैनम भयभीत था और वह भागने वाला था। हालांकि यांग ये की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई, और वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो तुरंत दाओइस्ट वैनम के सामने आ गई। बाद में वह चकित हो गया और अनजाने में चिल्लाया, नश्वर सम्राट, मुझे बचाओ। अनुभव करना। दाओइस्ट वैनम ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि यांग ये की तलवार उसके सीने में घुस गई। दाओइस्ट वैनम को मारने के बाद यांग ये ने बिल्कुल भी गति नहीं रोकी और उसने लुओ जून की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। लुओ जून के पक्ष के एक साल रियल्म विशेषज्ञ भयभीत हो गए और वे पागलों की तरह यांग ये पर टूट पड़े। भाड़ में जाओ। यांग ये ने गुस्से से दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी तलवार की छाती के भीतर से कई तलवारें निकली और उनके आसपास की हर चीज पर हमला किया। केंद्रीय क्षेत्र के सभी एक साथ दायरे के विशेषज्ञ भयभीत थे और उन्होंने जल्दी से इन हमलों को चकमा दिया। इस समय वे लुओ जून की रक्षा करने के लिए कैसे परेशान हो सकते थे? लुओ जून के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब उसने यह दृश्य देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये की ताकत इस हद तक भयानक हो गई थी। कुछ समय पहले यांग ये को सिर्फ एक बार हेवन रेन ड्राइंग तकनीक का प्रयोग करने से गंभीर चोट लगी थी, लेकिन अब यांग ये ने इसे लगातार 2 बार किया था लेकिन वह पूरी तरह से ठीक था। क्या उसकी सुधार की गति थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? यांग ये चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए 10,000 से ज्यादा एक साल रियल्म विशेषज्ञों की सेना के सामने जाना नामुमकिन था। लेकिन समस्या यह थी कि लुओ जून की तरफ से ये एक साल रियल्म और स्पिरिट रियल्म के प्रोफोमर्स उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। शायद यांग ये कम समय में उन सभी का वध करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह उन सभी का वध करने में पूरी तरह सक्षम था जो समूह के सामने थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वे मौत से डरते थे, लेकिन यांग ये ने जो ताकत और निर्दयता दिखाई, उसने वाकई उनमें डर पैदा कर दिया था। खास तौर पर यांग ये की निर्दयता। प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर जमीन पर इच्छा के जानवर अभी भी चिल्ला रहे थे, जबकि याओ ये की आवाज समय समय पर गूंज रही थी, और जो कोई भी उस स्थिति को देखता था जिसमें याओ ये अभी था, वह जो कुछ भी देख रहा था उससे भयभीत हो गया था। कोई भी निडरता से काम नहीं कर रहा था, इसलिए यांग ये रक्षा पंक्ति को तोड़कर आसानी से लुओ जून के सामने आ गया, और उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और तुरंत लुओ जून पर लकड़ी की तलवार से वार कर दिया। लुओ जून स्वाभाविक रूप से स्थिर खड़े होकर मौत के आने का इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही यांग ये ने उस पर हमला किया, उसकी नश्वर सम्राट तलवार ने अपना म्यान छोड़ दिया, और वह यांग ये की लकड़ी की तलवार से टकराने के लिए आगे बढ़ी। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और लुओ जून की आकृति उड़ गई, और वह 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ गया।
उसने अपनी आकृति रोकी ही थी कि यांग ये फिर से उसके सामने आ गया। उसी समय एक प्रकाश की किरण तुरंत उसके सामने आ गई। लुओ जून भयभीत हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार घुमाई। टकराना। नश्वर सम्राट तलवार ने प्रकाश की उस किरण को टुकड़ों में काट दिया, लेकिन एक आकृति ने उसी समय लुओ जुन के खिलाफ खुद को तोड़ दिया। टकराना। लुओ जुन के होठों के बीच से एक दबी हुई कराह गूंजी जब उसने मुंह भर खून थूका और उसका शरीर फिर से उड़ गया। हालांकि इस बार लुओ जुन ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाया, क्योंकि बैंगनी मिंग यांग ही के कंधे पर दिखाई दिया था और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी। एक बैंगनी अवरोध ने लुओ जुन को घेर लिया और उसने उसे वहीं फंसा लिया। लुओ जुन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह अपनी तलवार लहराने और प्रकाश की बैंगनी बाधा को टुकड़ों में काटने वाला था। हालांकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया और फिर उसकी मुट्ठी में लकड़ी की तलवार से प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलीं। लुओ जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने जल्दी से नश्वर सम्राट तलवार को घुमाया और सफेद तलवार क्यूई की किस्में क्रमिक रूप से बाहर निकलीं और यांगे की तलवार क्यूई से टकरा गईं। टकराना। तलवार क्यूई के आसपास की ओर बढ़ने के साथ ही अनगिनत विस्फोट लगातार गूंजते रहे। बैंगनी मिंग का स्थानिक अवरोध हिंसक रूप से कांप उठा और यह बहुत जल्द ही तलवार क्यूई की उस पागल मात्रा के बल के नीचे बिखर गया जो लुओ जून और यांगे के बीच टकराव से आसपास की ओर बढ़ रही थी। क्या तुम सब अभी भी देखते रहोगे? यांगे ने कहा है कि जो कोई भी दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वह आज मर जाएगा। क्या तुम सब सोचते हो कि मेरे मरने के बाद यांगे तुम्हें छोड़ देगा? इसके अलावा अगर मैं मर जाता हूं, तो क्या संप्रदाय, कबीले और तुम सभी से संबंधित अन्य लोग बच पाएंगे? लुओ जून ने अपने कांपते हाथों से नश्वर सम्राट की तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसने अपने अधीनस्थों को एक क्रूर भाव से देखा। क्योंकि यांग ये ने जो ताकत दिखाई थी, उसने वास्तव में उन्हें इस हद तक भयभीत कर दिया था कि वे हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये मेरे अधीनस्थ हैं। ये वे सेनापति और विशेषज्ञ हैं जिनका नेतृत्व मैं भविष्य में महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए करूंगा। इस समय लुओ जून के दिल में डक की एक झलक दिखाई दी थी। आसपास के लोगों को यह सुनकर तुरंत होश आ गया। ठीक है, यांग ये कितना निर्दयी और क्रूर है, क्या वह हमें छोड़ देगा? जवाब है कि वह निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। अगर हम अभी साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, तो हम सभी के लिए केवल खूनी नरसंहार ही इंतजार कर रहा होगा। इसके अलावा अगर लुओ जून यहाँ मर जाता है, तो क्या हम बच भी पाएंगे? जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा तो उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मौत उनका इंतजार कर रही थी, चाहे कुछ भी हो, और उनके पास बचने का मौका तभी होगा जब वे सेना में शामिल होकर यांग ये को मार सकें। जब उसने देखा कि वे सभी हमला करने वाले हैं, तो यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और प्राचीन म्यान जिसमें एक तलवार थी, उसकी मुट्ठी में आ गई। यह दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो गए और जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि यांग ये ने फिर भी तलवार खींच ली। झंकार। तलवार टुकड़ों में बिखर गई और फिर तलवार की एक किरण आकाश को चीरती हुई बिजली की तरह लुओ जुन की ओर बढ़ी। अध्याय 619 एक निराशाजनक स्थिति। जिस क्षण यांग ये ने अपनी तलवार खींची, लुओ जून के बगल में मौजूद एक साल्ट्रियल विशेषज्ञों को इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें क्या परिणाम भुगतने होंगे और वे तुरंत पीछे की ओर चले गए। आखिरकार उन्होंने इस तलवार तकनीक की ताकत देखी थी। उनका तो कहना ही क्या, एक मोनाक रियल्म विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। लुओ जुन की पुतलियां सुइयों के आकार की हो गईं और उसने व्यवहारिक रूप से सहज रूप से नश्वर सम्राट तलवार को काट दिया और यांगे की तलवार क्यूई से टकरा गया। टकराना। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि लुओ जून की आकृति कैसे उड़ गई और वह लगभग 3 किलोमीटर तक उड़ता रहा, इससे पहले कि वह अंततः जमीन पर गिरता और एक गहरा गड्ढा बना देता, जहां वह गिरा। महान हान साम्राज्य के कुछ विशेषज्ञ उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन यांग ये की बर्फीली ठंडी निगाहों के संपर्क में आने पर उन्होंने तुरंत ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इस समय यांग ये और उसकी हेवनरेन ड्राइंग तकनीक किसी को भी मार सकती थी जिस पर वह हमला करता। यांग ये ने लुओ जून की सेना पर ठंडी नजर डाली, इससे पहले कि उसकी आकृति लुओ जून पर चमकती। इस समय लुओ जून पूरी तरह से खून से लथपथ था। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन वह मरने के कगार पर था। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट या अपनी सांस बर्बाद किए और उसने तेजी से लुओ जून की छाती पर लकड़ी की तलवार घोंप दी। रुको। ऊपर से एक उग्र आवाज गूंजी और फिर एक अदृश्य शक्ति ने यांग ये को रोक दिया। यह कम से कम 9वीं रैंक का सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है। जैसा कि यांग यी ने उम्मीद की थी, अंततः उसे रोक दिया गया। जैसे ही यह आवाज हवा में गूंजना बंद हुई, लुओ दाओ और पवित्र भूमि के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ, 4 दिव्य जानवर कबीले और केंद्रीय क्षेत्र यहां प्रकट हुए। हालांकि उनमें से केवल 10वां हिस्सा ही बचा था। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से उनमें से हर एक बुरी तरह घायल हो गया था। विशेष रूप से ड्रैगन सम्राट, उसके सिर पर एक सींग भी गायब हो गया था। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब एल्डम्यू कहीं नजर नहीं आए। सौभाग्य से एल्डम्यू कुछ ही देर बाद दिखाई दिए। एल्डम्यू के कपड़ों पर कुछ छेद थे और उनका चेहरा थोड़ा पीला था।
हालांकि अगर सिर्फ उनके बाहरी रूप रंग को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई चोट लगी है। यह देखकर यांग ये और दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों के दिलों में चिंताएं आखिरकार कम हो गईं। एल्दम्यू के प्रकट होने के साथ ही यांग ये पर लगे प्रतिबंध भी गायब हो गए थे और यांग ये की लकड़ी की तलवार तेजी से नीचे उतरी। हालांकि यह लुओ जून को छू भी नहीं पाई थी कि वह मौके पर ही गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह लुओ दाओ के बगल में था। लुओ जून, तुम सच में इस दुनिया के नश्वर सम्राट हो। मैं सच में तुम्हारी उस क्षमता से ईर्ष्या करता हूं कि तुम हर बार मरने से पहले बच जाते हो। यांग ये ने उपहास किया। लुओ जून जवाब देने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह बेहोश हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई अर्धसंत वास्तव में महाद्वीप पर छिपा हुआ था। इस बीच नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें बहुत पहले ही स्वर्ग के मार्ग पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए था। तुम अभी भी इस परित्यक्त दुनिया में क्यों रह रहे हो? उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 100 से ज्यादा 9वीं रैंक के मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों की सहायता से एक हाफ सेंट वास्तव में उससे पहले इस हाफ सेंट के खिलाफ बढ़त हासिल करने में असमर्थ था। इसके अलावा वे एक वंचित स्थिति में भी गिर गए थे और यहां तक कि उनके पवित्र मैदान ने भी युद्ध में लगभग 40 विशेषज्ञों को खो दिया था। लुओ दाओ के चेहरे पर उदासी थी जबकि उसके दिल से खून बह रहा था, क्योंकि युद्ध में भाग लेने वाले महान हान साम्राज्य के 9वें रैंक के सम्राट क्षेत्र के 4 विशेषज्ञ मारे गए थे और केवल लुओ तियान बचा था। इसके अलावा महान हान साम्राज्य के अन्य 30 सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों में से 25 मारे गए थे। युद्ध के दौरान सबसे भारी नुकसान उठाने वाला पक्ष उसका पक्ष था। इसके अलावा उसने एल्दम्यू के अधिकांश हमलों को सहन किया था, इसलिए उसे युद्ध के दौरान सबसे भारी चोटें भी लगी थीं। 4 दिव्य जानवर कुलों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। 4 दिव्य जानवर कुलों में से सबसे भारी नुकसान झेलने वाले व्हाइट टाइगर कुल ने केवल 4 विशेषज्ञों को खोया था, जबकि दिव्य गोल्ड ड्रैगन कुल, दिव्य फीनिक्स कुल और ब्लैक टॉर्टोइस कुल ने क्रमशः केवल 2 मोनार्क रैंक विशेषज्ञों को खोया था। उन्हें तुलनात्मक रूप से कम नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वे दिव्य जानवर थे और उनके पास सामान्य मोनार्क दायरे के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं बेहतर शारीरिक सुरक्षा थी। इसलिए भले ही उन्हें कभी कभी एल्दम्यू से हमला झेलना पड़े, लेकिन इससे उनकी मृत्यु नहीं होगी। हालांकि अगर मानव मोनार्क दायरे के विशेषज्ञों को एल्दम्यू से हमला झेलना पड़ता तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते, भले ही वे मौत से बच सकते थे। लेकिन फिर भी 4 दिव्य पशु कुलों के दिलों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मनुष्यों की तुलना में राक्षस जानवरों के लिए सम्राट का पद प्राप्त करना बहुत कठिन था। संक्षेप में, अंडरटेकर की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। एल्दम्यू ने लुओ दाओ और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर कहा, दानव सम्राट, मेरी मदद करो। वे सभी आज अपने प्राण त्याग सकते हैं। यह सुनकर लुओ दाओ और बाकी लोगों की पलकें झपक गईं। वह बूढ़ा आदमी हम सबको यहीं और अभी मार डालना चाहता है। दानव सम्राट और 20 सम्राट रैंक स्थानिक मिंग के यहाँ प्रकट होने से पहले अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव आया। दानव सम्राट ने आश्चर्य से एल्दम्यू की ओर देखा। उसने भी नहीं सोचा था कि एल्दम्यू वास्तव में लुओ दाओ और अन्य लोगों का सफाया करने का इरादा रखेगा। क्या उसकी ताकत मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक हो सकती है? यांग ये ने जब यह सुना तो आश्चर्य से एल्दम्यू की ओर देखा और फिर मुस्कुराया, क्योंकि जब एल्दम्यू ने ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत की तो यह साबित हो गया कि एल्दम्यू को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। मैं मानता हूं कि हमने वास्तव में आपकी ताकत को कम करके आंका है, लेकिन भले ही हमें भारी नुकसान हुआ है और हम बुरी तरह घायल हुए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं, है ना? नीली पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। एल्दम्यू ने कहा, स्वर्ग दयालु है और मैं कोई खून का प्यासा व्यक्ति नहीं हूं। तो क्यों ना मैं आज दयालु बनूं और तुम सभी को जाने दूं। तुम और तुम्हारे पवित्र भूमि के सदस्य जा सकते हैं। नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। वह वास्तव में अब और लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर लड़ाई जारी रही तो उसके साथ लाए गए सभी विशेषज्ञ नष्ट हो जाएंगे। इन सभी विशेषज्ञों को विद्रोही डीपफटर से निपटने के लिए पाला गया था, फिर भी अब वह लगभग 40 विशेषज्ञों को खो चुका था। अगर वह इतने सारे विशेषज्ञों को खोने के बाद एल्दम्यू को मारने में सक्षम होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन समस्या यह थी कि वह ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए अगर वह पवित्र भूमि पर वापस लौटने में सक्षम होता तो भी उसे दंडित किया जाता। इसलिए उसका इरादा पीछे हटने का था, क्योंकि वह यहां भी मरना नहीं चाहता था। वह युद्ध से खुद को निकालने का रास्ता खोज रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एल्दम्यू ने जो तरीका उसे बताया था उससे उसे इतना अपमानित महसूस होगा। तुम जाना नहीं चाहते तो अपना जीवन पीछे छोड़ दो। एल्दम्यू ने हल्के से अपना वृद्ध हाथ नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। टकराना, रहस्यमयी ऊर्जा की एक किरण जिसे यांग यी और अन्य लोग नहीं देख सकते थे, नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर दिखाई दी थी। वह भयभीत था क्योंकि यह एक विशेष ऊर्जा थी जो केवल अर्धसंतों के पास थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह बिल्कुल भी विरोध कर सकता था।
सौभाग्यवश रहस्यमयी ऊर्जा का एक और धागा उसके चारों ओर प्रकट हुआ और अर्ध संतों की ये दोनों ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं। टकराना। अंतरिक्ष का एक विशाल क्षेत्र तुरंत ढह गया और फिर प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर आकाश में एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किसी को मारने से रोक सकते हो? एल्दम्यू ने अपनी उंगली हिलाते हुए हंसते हुए कहा, और फिर अचानक यहाँ एक कब्र का पत्थर दिखाई दिया। यह हवा में तेजी से फैल गया और यह एक पल में एक विशाल कब्र का पत्थर बन गया। लुओ दाओ की पलकें फड़क उठी क्योंकि महान हान साम्राज्य और पवित्र भूमि के अनगिनत विशेषज्ञ इस कब्र के नीचे मारे गए थे। वह नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को यहाँ मरने की अनुमति नहीं दे सकता था, इसलिए उसकी आकृति कब्र के पत्थर की ओर चमक उठी। जब वह कब्र के सामने पहुंचने वाला था तो लुओ दाओ ने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और फिर उसने अचानक उन्हें ऊपर की ओर मोड़ दिया। एक क्षण में ऊर्जा से निर्मित एक विशाल हथेली बाहर निकली और कब्र के पत्थर से टकरा गई। टकराना। आकाश में लगातार गड़गड़ाहट गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश टूटने वाला है। ठीक इसी समय एक तीखी चीख अचानक गूंजी। लुओ दाओ चौंक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि नीली पोशाक पहने बूढ़े आदमी की छाती में एक काली छड़ी घुस गई थी। नहीं, नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने तीखी और दयनीय चीख मारी और फिर हर कोई सदमे से देखने लगा कि उसका शरीर टुकड़ों में कैसे फट गया। एल्दम्यू ने लुओ दाओ को देखा और उदासीनता से बोले, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे किसी को भी मारने से नहीं रोक सकते। प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट ने इस लड़ाई में बहुत से विशेषज्ञों को खो दिया है और अगर भविष्य में विद्रोही प्रोफाउंड हमला करते हैं तो हमारा महाद्वीप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप ऐसा होते नहीं देखना चाहते हैं, है ना? लुओ दाओ ने गहरी आवाज में कहा। एल्दम्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम अब सुलह करने की कोशिश कर रहे हो। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। तुम सबकी मौत उसी क्षण से तय हो गई थी जब तुम सबने मेरे खिलाफ काम किया था। क्या यह हो सकता है कि आप वास्तव में तब तक लड़ना चाहते हैं जब तक कि हम दोनों गंभीर रूप से घायल न हो जाएं? लुओ दाओ ने ठंडे स्वर में कहा। एल्दम्यू मुस्कुराए, मैं ऐसा नहीं चाहता। आखिरकार आप किसी भी तरह से एक अर्धसंध हैं। अगर आप अपनी जान जोखिम में डालकर बेतहाशा लड़ेंगे तो यह वाकई बहुत तकलीफदेह होगा। चूंकि यह ऐसा ही है तो आप अपने महान हान साम्राज्य के सदस्यों के साथ जा सकते हैं। ड्रैगन सम्राट और अन्य दिव्य जानवर कबीले एल्दम्यू की बात सुनकर भयभीत हो गए। अगर लुओ दाओ चला जाता है और अंडरटेकर को व्यस्त रखने के लिए कोई नहीं बचता है, तो क्या हम भेड़ के बच्चे नहीं बन जाएंगे जो वध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं? हॉलो ग्राउंड्स के शेष मोनाक रियल्म विशेषज्ञों ने भी उदास भाव प्रकट किए। भले ही वे 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञ थे, लेकिन वे एक हाफ सेंट के लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थे, अगर उस हाफ सेंट को व्यस्त रखने वाला कोई नहीं था। लुओ दाओ की अभिव्यक्ति भी तुरंत उदास हो गई थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर वह महान हान साम्राज्य के सदस्यों के साथ चला जाता तो पवित्र भूमि के बचे हुए विशेषज्ञ और 4 दिव्य जानवर कुलों के विशेषज्ञ तुरंत मारे जाते। इसलिए एक बार जब एल्दम्यू उन सभी से निपट लेता तो सूची में अगला नाम उसका महान हान साम्राज्य होता। चूंकि यह ऐसा है, इसलिए आप सभी मर सकते हैं। एल्दम्यू ने अचानक इशारा किया और विशाल समाधि का पत्थर प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर आसमान में फिर से दिखाई दिया। उसके बाद समाधि का पत्थर पहाड़ की तरह लग रहा था क्योंकि यह लुओ दाओ और अन्य लोगों की ओर टूटकर गिर रहा था। लुओ दाओ की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई और उसने उग्रता से कहा, मैं उसे व्यस्त रखूंगा। 4 दिव्य जानवर कुलों और पवित्र भूमि के साथी दाओवादी, आप सभी स्थानिक मिंग कबीले से निपटें। लुओ तियान, मेरे उत्कृष्ट हान साम्राज्य के अन्य 5 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को यांगी और प्राचीन डोमेन शहर का वध करने के लिए ले जाएं। उनमें से एक को भी जीवित न छोड़ें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ दाओ की आकृति एल्दम्यू के सामने आ गई और फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली से उसके बाएं हाथ को हिलाया, जिससे वहां से खून की एक धार निकल आई। लुओ दाओ ने तेजी से एक मुहर बनाई और कहा, बांधो। जैसे ही उसने कहा, उसका खून अचानक फट गया और अनगिनत रक्त लाल धमकियों में बदल गया। उन्होंने तुरंत एक चौकोर संरचना बनाई जिसने उसे और एल्दम्यू को उसके भीतर बंद कर दिया। तुमने मुझे 15 मिनट तक फंसाने के लिए अपने रक्त सार का इस्तेमाल किया। लुओ दाओ, क्या कीमत चुकानी पड़ी? एल्दम्यू की अभिव्यक्ति पहली बार गंभीर हो गई थी, क्योंकि रक्तसार की हानि शक्ति की हानि के बराबर थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुओ दाओ वास्तव में इतना दृढ़ होगा। चूंकि आप मौत तक लड़ना चाहते हैं, तो चलो इसे कड़वे अंत तक करते हैं। लुओ दाओ ने एल्दम्यू की ओर विस्फोटक ढंग से देखा। 4 दिव्य जानवर कुलों और पवित्र भूमि के विशेषज्ञों ने दानव सम्राट और स्थानिक मिंग कबीले को जल्दी से घेर लिया। 4 दिव्य जानवर कुलों की संयुक्त सेना ऐसी चीज नहीं थी जिसका स्थानिक मिंग कबीला विरोध कर सके। सौभाग्य से संस्थापक सम्राट, जानवर सम्राट और उनके दोनों साम्राज्यों के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ युद्ध में शामिल होने के लिए उड़कर आए थे।
दूसरी ओर केवल शियाओ तियानजी, सफेद ड्रैगन, विश्व पोर्ट्रेट जिसे यांग ये ने अभी अभी अपने पास बुलाया था, और आन कबीले का वह काले कपड़े पहने हत्यारा ही लुओ तियान और महान हान साम्राज्य के 5 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों से निपटने के लिए बचा था। जियाओ तियानजी और आन कबीले की काले कपड़े वाली महिला के अलावा, जो सम्राट क्षेत्र की 5वीं रैंक से ऊपर थी, यांगी की ओर से अन्य 2 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ केवल प्रथम रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। महान हान साम्राज्य के 5वें रैंक के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों का विरोध करना तो दूर की बात है, वे लुओ तियान से भी नहीं निपट सके। प्राचीन डोमेन शहर में हर किसी के चेहरे पर निराशा थी जब उन्होंने लुओ तियान और उन 5 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को शहर की ओर आते देखा। यहां तक कि डिंग शाओयाओ का चेहरा भी इस समय भयानक रूप से पीला पड़ गया था। आखिरकार पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं और रणनीतियां बेकार थीं। अध्याय 620 क्या मुझे बस यही चाहिए। प्राचीन डोमेन शहर में हर कोई आज मर जाएगा। लुओ तियान की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। प्राचीन डोमेन शहर में सभी के चेहरे भयावह रूप से पीले पड़ गए थे। आखिरकार 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने आत्मविस्फोट भी बेकार था। डिंग शाओयाओ और अन्य लड़कियों के चेहरे भी भयानक रूप से पीले थे। एक बार जब पवित्र भूमि और महान हान साम्राज्य ने नियमों का पालन करना बंद कर दिया और सब कुछ जोखिम में डाल दिया, तो दक्षिणी क्षेत्र को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि पवित्र भूमि, 4 दिव्य जानवर कुलों और महान हाथ साम्राज्य के पास जितने सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, वे दक्षिणी क्षेत्र से कहीं ज्यादा थे। जियो तियानजी और अन्य लोगों ने भी बहुत भारी भाव प्रकट किए। उनके पास मोनाक रियल्म विशेषज्ञों की संख्या के मामले में कोई लाभ नहीं था, और गुणवत्ता के मामले में भी उनके पास कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सिर्फ लुओ तियान ही उनके लिए बेहद परेशानी भरा था। 5वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि उनमें से कोई भी भागा या आत्मसमर्पण नहीं किया। वे बेवकूफ नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि यह अर्थहीन था। क्योंकि जो कोई भी ऐसे समय में भागता या आत्मसमर्पण करता है, वह सिर्फ अपमान और उपहास को आमंत्रित कर रहा होगा। लुओ तियान की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी, और उसकी हत्या की मंशा भौतिक प्रतीत होती थी। क्योंकि अंडरटेकर को खत्म करने की इस योजना के कारण एक्साल्टेड हान साम्राज्य को 4 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञों और 25 अन्य मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को खोना पड़ा था। इस तरह के नुकसान एक्साल्टेड हान साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका थे। सौभाग्य से महान हान साम्राज्य पवित्र भूमि के साथ सहयोग कर रहा था, इसलिए दानव जाति और शैतान जाति मानव जाति के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। अन्यथा महान हान साम्राज्य वास्तव में विनाश का सामना कर सकता है। इसलिए जब लुओ तियान ने इस बिंदु तक सोचा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई, और फिर वह प्राचीन डोमेन सिटी के ऊपर आकाश की ओर चमक उठा। मरो! लुओ तियान की आवाज आसमान में गूंज उठी, जैसे एक विशाल ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष में से गुजरा हो, और यह एक भयानक शक्ति लेकर ऊपर आसमान से शहर की ओर चमक रहा हो। विशाल ताड़ का पेड़ अभी अभी दिखाई दिया था जब शहर के ऊपर की जगह विकृत हो गई थी, और पूरे शहर में विशाल दीवारें और अनगिनत इमारतें ताड़ के पेड़ की ताकत के नीचे धूल में बदल गई थीं। इसके अलावा आत्मा क्षेत्र के नीचे के लोग तुरंत कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि उनके शरीर कांपना बंद नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। 9वीं रैंक का सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ कितना भयानक था। प्राचीन डोमेन शहर में हर कोई इतना भयानक दृश्य देखकर भयभीत और कांप रहा था। क्योंकि प्रतिरोध करना तो दूर की बात है, उन्हें लुओ तियान के हमले से पहले भागने का भी मौका नहीं मिला था। हमला! जियो तियानजी की आवाज गूंजी, और फिर शहर के ऊपर आसमान में मोनाक रियल्म विशेषज्ञों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। जियो तियानजी के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, और यह एक काले कछुए के खोल में एक धारा की तरह बह गई जिसे उसने अपनी हथेली में पकड़ रखा था। उसके बाद कछुए का खोल बिजली की तरह उछला और हवा में फैल गया। बस एक पल में यह 3 किलोमीटर से अधिक लंबा हो गया, और यह विशाल ताड़ के पेड़ से जोर से टकराया। गर्जन! सफेद ड्रैगन ने बहुत ही जोर से दहाड़ते हुए हमला करने का सबसे सीधा तरीका अपनाया। उसने अपने शरीर को उस विशाल हथेली पर पटक दिया। विश्वचित्र एक विशाल स्क्रॉल में बदल गया, और यह बिजली की तरह चमकते हुए विशाल हथेली की ओर चमका। इसके अलावा ऊपर की ओर चमकते हुए उसमें से प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलीं, और उन प्रकाश की किरणों ने विशाल हथेली को मारा। परम मृत्यु! काले कपड़े पहने महिला अचानक क्रोध से दहाड़ उठी, और फिर उसके भीतर से कई छवियां विस्फोटक रूप से बाहर निकल आईं। छवियां एक के बाद एक बाहर निकलीं, और उन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक एक पूरी कड़ी बना ली। वे चित्र वस्तुतः भौतिक आकृतियां थीं, क्योंकि उसकी गति चरम सीमा तक तीव्र थी। टकराना! टकराना! जियान तियानजी और अन्य लोगों के हमलों से अनगिनत विस्फोट हुए, और ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही हो। इसने वहां के स्थान को हिंसक रूप से हिला दिया, और ऐसा लग रहा था कि वहां का स्थान किसी भी क्षण टूट जाएगा। लुओ तियान का हमला जियो तियानजी और अन्य लोगों के संयुक्त हमलों को झेलने के बाद हिंसक रूप से कांप उठा, और फिर सभी ने देखा कि उस पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं।
दरारें धीरे धीरे पूरे ताड़ के पेड़ में फैल गईं और कुछ ही देर में एक विस्फोट हुआ। विशाल ताड़ का पेड़ हवा में ही फट गया और यह ऊर्जा के कणों में बदल गया जो पूरे वातावरण में बरसने लगे। प्राचीन डोमेन शहर में रहने वाले सभी लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने यह देखा। आखिरकार, अगर वह विशाल ताड़ का पेड़ शहर पर गिरता तो पूरा शहर और उसके आसपास का इलाका तुरंत ही धूल में बदल जाता। भले ही जियो तियानजी और अन्य लोगों ने लुओ तियान के हमले को नष्ट कर दिया था, लेकिन यांगे के चेहरे पर अभी भी भारी भाव था। क्योंकि एल्डम्यू को लुओ दाओ ने बंदी बना रखा था और जियाओ तियानजी और अन्य लोग शायद लुओ तियान की ताकत का विरोध करने में असमर्थ थे जो कि सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक पर था। इसलिए एक बार जब जियाओ तियानजी और अन्य लोग हार गए या युद्ध में उलझ गए तो श्रेष्ठ हान साम्राज्य के अन्य सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ शहर के भीतर सभी को मार डालने में सक्षम होंगे। उस समय यांग यी के लिए यह अर्थहीन होगा भले ही एल्डम्यू ने लुओ तियान और इन सभी साथियों का वध कर दिया हो। यांग यी के पास कोई और विकल्प नहीं था। इस समय उसके पास अपने सभी तुरुप के पत्ते दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह वास्तव में इन मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों के लिए खतरा बन सके या नहीं, उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि अगर उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो वह ऐसा करने का मौका भी खो सकता था। यांग ये ने अपनी बाईं हथेली को पलटा और तलवार का बीज उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया, इससे पहले कि उसकी गहन ऊर्जा उसे सक्रिय करने के लिए उसमें प्रवाहित होती। उसके बाद तलवार के बीज के भीतर से विभिन्न तलवार इरादों की अनगिनत किस्में फूट पड़ीं और यांगे के शरीर में प्रवाहित हो गईं। जैसे जैसे तलवार के इरादे की ये किस्में हिंसक रूप से उसके अंदर प्रवाहित हुईं, उसकी अपनी तलवार की मंशा भी हिंसक रूप से बढ़ रही थी और कुछ ही समय में उसकी तलवार की मंशा स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर तक बढ़ गई। 11वें स्तर की तलवार की मंशा ने यांग ये के आसपास के स्थान को हिंसक रूप से कांपने के लिए मजबूर कर दिया। आसपास के सभी लोगों की नजरें यांग ये पर टिकी थीं। यांग ये की 11वीं लेवल की तलवार की मंशा को देखकर वे सभी काफी हैरान रह गए। लेकिन भले ही वे यांग ये की तलवार की मंशा में विस्फोटक वृद्धि से चौंक गए थे, फिर भी उन्होंने अपना सिर हिला दिया। क्योंकि 11वीं लेवल की तलवार की मंशा का तो जिक्र ही नहीं, 12वीं लेवल की तलवार की मंशा भी 9वीं रैंक के मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ के सामने बेकार होगी। उनके बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। लुओ तियान हवा में ही एक और हमला करने वाला था, तभी उसकी नज़र अचानक यांग ये पर पड़ी और फिर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया क्योंकि प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादे को प्रकट हुए अनगिनत साल हो चुके थे। इसलिए वह यांग ये द्वारा प्रकट किए गए 11वें स्तर के तलवार इरादे से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादा, तुम अभी भी सिर्फ एक चींटी हो। हालांकि उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि यांग ये की आवाज अचानक गूंजी, इरादा प्रज्वलन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी ने देखा कि यांग ये के चारों ओर तलवार की मंशा अचानक उसके अंदर वापस आ गई और फिर उसके पूरे शरीर में हल्की लाल रोशनी फैल गई। उसके बाद यांग ये की साधना का क्षेत्र विस्फोटक रूप से बढ़ने लगा। एक साथ दायरे का 7वां रैंक, एक साथ दायरे का 8वां रैंक, एक साथ दायरे का 9वां रैंक। यह अभी भी बढ़ रहा था क्योंकि यांग ये अभी भी अपनी तलवार की मंशा जला रहा था। अचानक टकराना, सम्राट क्षेत्र का प्रथम रैंक। हालांकि यांग ये की तलवार की मंशा 8वें स्तर तक गिर गई थी। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। सम्राट क्षेत्र, यांग ये ने सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। क्या वह अभी भी साधना के उसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच अजेय रह सकता है? लुओ तियान की पलकें झपक गईं क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लेगा। उस व्यक्ति ने कौन सी गुप्त तकनीक का उपयोग किया? वह वास्तव में सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उस पर भरोसा करने में सक्षम था। ड्रैकोनिफिकेशन, यांग ये की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर हर कोई आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि उसके कपड़े तुरंत राख में बदल गए और उसके सामने ड्रैगन के सींग, ड्रैगन के तराजू, ड्रैगन के पंजे। यांग ये ड्रैगन जाति से है। सभी दर्शक एक बार फिर चौंक गए। ऐसी मादक शक्ति। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने लुओ तियान को देखा और हंसी के साथ दहाड़ा, लुओ तियान, तुम्हें मारने के लिए मुझे बस 10 वार चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के बाएं हाथ में प्राचीन म्यान प्रकट हुआ, जबकि उसके दाहिने हाथ में एक दाव कलाकृति प्रकट हुई। यांग ये ने इसे प्राचीन म्यान के भीतर रख दिया और फिर तेजी से उसे निकाल लिया। जैसे ही उसने तलवार खींचना समाप्त किया, उसके दाहिने हाथ में एक और तलवार प्रकट हुई और फिर उसने उसे म्यान में डाल दिया और तेजी से उसे पुनः खींच लिया। म्यान खींचना, म्यान खींचना। अध्याय 621 सर्वशक्तिमान तलवार का क्षेत्र। जब उसने 5वीं बार तलवार खींची, तो यांग ये के ड्रैकोनिफाइड शरीर से खून बहने लगा था। हेवन रेन ड्राइंग तकनीक के लिए सिर्फ दाव आर्टिफैक्ट्स की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे निष्पादित करने के लिए मजबूत शरीर की भी जरूरत थी। क्योंकि हर बार जब वह अपनी तलवार खींचता था, तो उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था। अगर उसके पास ड्रैगन पूर्वज की विरासत नहीं होती, तो वह अपने शरीर की पिछली ताकत से ज्यादा 3 ड्रॉ ही पूरे कर पाता।
लेकिन अब जब उसने खुद को ड्रैकोनिफाइड कर लिया तो उसके लिए लगातार 5 या उससे ज्यादा ड्रॉ पूरे करना ही काफी था। हालांकि यांग ये को साफ पता था कि लुओ तियान को मारने के लिए 5 हेवन रेंज निश्चित रूप से अपर्याप्त थे। इसलिए उसने लगातार 10 ड्रॉ पूरे करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसे कामों का नतीजा यह हुआ कि उसका ड्रैकोनिफाइड शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका। जिस क्षण यांग यी ने बोलना शुरू किया उस समय से लेकर चित्र बनाना शुरू करने तक केवल 2 सांसों से भी कम समय बीता था। समय की इन 2 सांसों में यांग यी की मुट्ठी में 10 दाव कलाकृतियां क्रमिक रूप से बिखर गईं। ऊर्जा की 10 विशाल बैंगनी किरणें आकाश को चीरती हुई सीधे लुओ तियान की ओर बढ़ीं। वे जहां भी गुजरी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी दरार टूट गई। पहले के विपरीत क्षतिग्रस्त स्थान ने तुरंत खुद को ठीक नहीं किया। अब न केवल फटे हुए स्थान में खुद को ठीक करने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, बल्कि दरार और भी बड़ी होती जा रही थी। यांग ये की पागलपन भरी हरकतों से आसपास के सभी लोग हैरान थे, खास तौर पर काले कपड़े वाली महिला शियाओ तियानजी और दूसरे लोग, क्योंकि यांग ये ने जो हमला किया उससे वे वाकई बहुत खतरे में पड़ गए थे। यांग ये केवल एक गुप्त तकनीक के माध्यम से सम्राट क्षेत्र में पहुंचा था, लेकिन वे वास्तव में सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। क्या यह हो सकता है कि वह वास्तव में साधना के उसी क्षेत्र में अजेय है? सम्राट क्षेत्र में भी यही स्थिति है। लुओ तियान थोड़ा हैरान रह गया जब उसने यांग ये को यह कहते हुए सुना कि उसे मारने के लिए उसे सिर्फ 10 वार की जरूरत है, और फिर लुओ तियान ठहाके लगाकर हंसने वाला था, क्योंकि एक अर्ध संत के अलावा यहां तक दानव सम्राट भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसे लुओ तियान को हराने का भरोसा है। हालांकि यांग ये ने सिर्फ एक गुप्त तकनीक के जरिए सम्राट क्षेत्र हासिल किया था। तुम मुझे 10 वार से मार दोगे? क्या बकवास है। हालांकि लुओ तियान की मुस्कान जो पूरी तरह से फैली भी नहीं थी, वह तब कठोर हो गई जब यांग ये ने अपनी तलवार खींची, क्योंकि लुओ तियान के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह तलवार तकनीक खतरनाक थी, और जब यांग ये ने लगातार 10 बार तलवार खींची तो उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह बेहद खतरनाक है। लुओ तियान हैरान रह गया। ऐसा हमला उसने ही किया था। आखिरकार वह 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, और वह दुनिया के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे जो केवल अर्धसंतों से नीचे थे। लेकिन अब उसे वास्तव में महसूस हुआ कि वह एक चींटी द्वारा निष्पादित तकनीक से खतरे में था, जिसने सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। यांग ये को मरना होगा, उसे मरना होगा। इस समय लुओ तियान के मन में केवल यही विचार रह गया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर यांग ये नहीं मरा और उसे बढ़ने दिया गया तो महान हान साम्राज्य की तो बात ही छोड़िए, पवित्र भूमि भी उसके सामने असहाय हो जाएगी। लुओ तियान ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने ठंडे स्वर में कहा और जवाबी हमला करने वाला था। लेकिन ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर एक अदृश्य शक्ति ने 30 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ घेर लिया। आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लुओ तियान भी आश्चर्यचकित था। तलवार का क्षेत्र, शापित तलवार का क्षेत्र। पहली बार लुओ तियान ने चिंता प्रकट की, क्योंकि उसने वास्तव में यांग ये के तलवार के क्षेत्र को अनदेखा कर दिया था। 11वीं तलवार का इरादा उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन तलवार का क्षेत्र एक अलग कहानी थी। इतने साल पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने सम्राट क्षेत्र में रहते हुए अर्ध संतों के खिलाफ जाने के लिए तलवार डोमेन पर भरोसा किया था। तलवार क्षेत्र में सब कुछ दबा हुआ था, और इसमें मोनाक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल थे। वे सभी एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा दबाए और नियंत्रित किए गए थे, जबकि यांग ये की तलवार ऊर्जा की 10 किरणें तुरंत तेज हो गईं और व्यवहारिक रूप से प्रकाश की गति के बराबर थीं। लुओ तियान आश्चर्यचकित था। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक बड़ी कृपाण उसकी मुट्ठी में दिखाई दी, इससे पहले कि वह तेजी से उसे यांग ये की तलवार ऊर्जा की ओर घुमाता। जिस क्षण उसने अपनी कृपाण घुमाई, लुओ तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में भय दिखाई दिया, क्योंकि जिस गति से उसने अपनी कृपाण घुमाई वह वास्तव में पहले की तुलना में 100 गुना से भी अधिक धीमी थी। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा यांग यी के तलवार क्षेत्र के दमन का विरोध करने के लिए पागलपन की हद तक बढ़ गई, और फिर उसने अपनी तलवार को उन 10 तलवार ऊर्जा किरणों के खिलाफ तेजी से घुमाया जो उसके सामने आ गई थीं। टकराना। जब पहली किरण लुओ तियान की कृपाण पर पड़ी तो वह हिंसक रूप से कांपने लगी, जबकि लुओ तियान के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। हालांकि दूसरी किरण आ चुकी थी। टकराना। एक और धमाका हुआ। लुओ तियान लगभग 300 मीटर पीछे चला गया, जबकि उसके हाथ में मौजूद दाव कलाकृति में मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैलने लगी थीं। तलवार की ऊर्जा की दूसरी किरण के बिखर जाने के बाद तीसरी किरण तुरंत आ गई। टकराना। लुओ तियान लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया, और उसके हाथ में तलवार पूरी तरह से टूट गई थी। लुओ तियान बेहद हैरान था। टकराना। जब तलवार की ऊर्जा की चौथी किरण ने लुओ तियान की कृपाण पर प्रहार किया तो सभी लोग भय से देख रहे थे, क्योंकि यह तुरंत ही फट गई और अनगिनत टुकड़ों में बदल गई जो आसपास के वातावरण की ओर बरसने लगे। लुओ तियान भी आश्चर्यचकित था।
भले ही उसका भौतिक शरीर दुर्जेय था, लेकिन उसने यांग ये की तलवार तकनीक के खिलाफ सीधे जाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने तुरंत अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और उन्हें आगे की ओर धकेल दिया, जिससे एक ऊर्जा हथेली यांग ये की तलवार की ऊर्जा की 5वीं किरण से टकराए। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ। लुओ तियान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि इस टक्कर के दौरान उसकी हथेलियां वास्तव में अलग हो गई थीं। साथ ही जोरदार टक्कर ने उसे उड़ा दिया था। लगभग एक पल में तलवार ऊर्जा की छठी किरण लुओ तियान के सामने आ गई थी। चूंकि वे लगातार आ रहे थे और इस तथ्य के साथ कि वह तलवार डोमेन द्वारा दबा हुआ और संयमित था, लुओ तियान बिल्कुल भी नहीं बच सकता था और वह केवल हेवनरेंट के खिलाफ ही जा सकता था। भाड़ में जाओ। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस तरह की शर्मनाक स्थिति में मजबूर किया जाना जिसे वह चींटी समझता था और यहां तक अपनी हथेलियां खो देने के कारण लुओ तियान का चेहरा विकृत हो गया था। वह गुस्से से दहाड़ने लगा क्योंकि 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा उसके भीतर से फूट पड़ी और फिर उसके चारों ओर का स्थान अचानक विकृत होने लगा। इसके अलावा उसके सामने के क्षेत्र से एक भयानक आभा बाहर निकल गई। उसे दबा दो। अचानक यांग ये की आवाज गूंजी। इन शब्दों के साथ ही कर्कश ध्वनि गूंज उठी। दर्शक भयभीत होकर देख रहे थे क्योंकि यांग ये के तलवार क्षेत्र के दायरे में जगह वास्तव में कांच की तरह टूटने लगी थी। दूसरी ओर लुओ तियान के सामने का विकृत स्थान तुरंत कुचल गया था और पूरी तरह से स्थिर हो गया था। बस एक पल में यांग ये की तलवार ऊर्जा की 7वीं किरण ने लुओ तियान की छाती पर वार किया। 8वीं, 9वीं और 10वीं किरणें उसके ठीक पीछे थीं। हिस 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 हिस। आसपास मौजूद सभी लोगों ने देखा कि तलवार की ऊर्जा की 4 किरणें लुओ तियान की छाती में घुस गईं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। थोड़ी देर बाद लुओ तियान ने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती पर बने छेदों को देखा और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, तलवार का क्षेत्र वास्तव में बहुत ही दुर्जेय है। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज सम्राट क्षेत्र में रहते हुए अर्ध संतों के खिलाफ जाने के लिए इस पर भरोसा कर सकते थे। यांग ये, तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो और तुम में बहुत सारी क्षमताएं हैं। तुम निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से भी अधिक भयानक बन जाओगे। मेरे महान हान साम्राज्य का फूल महल की खातिर तुम्हारे साथ दुश्मनी करने का निर्णय वास्तव में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टकराना, लुओ तियान के भीतर से तलवार की अनगिनत किस्में फूटने लगीं और एक विस्फोट हुआ। एक पल में उसका पूरा शरीर फट गया और उसका भौतिक शरीर और आत्मा दोनों ही बिखरती तलवार की मंशा से तुरंत नष्ट हो गए। 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ गिर गए थे। दर्शक इस दृश्य को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। इससे पहले एल्डम्यू ने कई 9वीं रैंक के मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला था, लेकिन यह उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि एल्डम्यू एक अर्ध संत थे। लेकिन अब एक 9वीं रैंक के मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ की यांग ये के हाथों मृत्यु हो गई थी, जिसने मोनार्क रियल्म को प्राप्त करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। इसके अलावा उसने यह सब उनकी नजरों के सामने किया था, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यांग ये इंसान भी था। लेई लिन ने प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर खड़े होकर पलकें झपकाईं और फिर उसने अपने हाथ में स्पिरिट फल को कुतरते हुए धीरे से कहा, कितना भयानक। बैंगनी मिंग जो उसी तरह उसके कंधे पर बैठकर स्पिरिट फ्रूट पकड़े हुए था, उसने भी सिर हिलाया। आखिरकार लुओ तियान एक अस्तित्व था जो उसके पिता के समान स्तर पर था। हालांकि उसे यांग ये ने मार दिया था। इस समय छोटे साथी की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह उत्साह से भर गया था। इस समय यांग ये के चेहरे पर पीलापन किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा उसने अपने गले में बह रहे सारे खून को बलपूर्वक निगल लिया। इसके अलावा अनगिनत अलग अलग प्रकार की तलवार की मंशा लगातार उसके भीतर से बाहर निकल रही थी और कम से कम 10 प्रकार की तलवार की मंशा उसके भीतर पागलपन की हद तक भड़क रही थी। अगर यह उसकी मूल शक्ति पर आधारित होता, तो वह ड्रैगन पूर्वज की विरासत से प्राप्त क्षमता के साथ खुद को ड्रैकोनिफाई किए बिना लगातार 2 या 3 ड्रॉ ही पूरा कर सकता था। ड्रैकोनिफाई होने के बाद वह लगातार 5 से 6 ड्रॉ पूरे कर सकता था, लेकिन लगातार 10 बार उसने अपने शरीर की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। इस तथ्य के साथ कि उसने बलपूर्वक तलवार डोमेन को सक्रिय किया था, इसने उसे विस्फोट के कगार पर पहुंचा दिया। अगर उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत नहीं होता, तो वह पहले ही विस्फोट हो जाता, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन ज़ुओ डेंगफेंग का हुआ था। यह कहा जा सकता है कि यांग ये का शरीर बहुत बुरी हालत में था और वह बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से घायल था। उसकी बाहरी चोटें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता थी और ऐसी चोटें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके शरीर के भीतर तलवार की मंशा थी। वे उसके पूरे शरीर में पागलपन की हद तक भड़क रहे थे और थोड़ी सी भी गलती उसे ज़ुओ डेंगफेंग की तरह फटने का कारण बन सकती थी। तब भी यांग ये के पास अपने शरीर की भयानक स्थिति को बलपूर्वक दबाने और शांत दिखने का दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने धीरे से एक और तलवार निकाली और फिर धीरे से उसे प्राचीन म्यान में डाल दिया, जबकि आसपास से सभी लोग देख रहे थे।
उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, और यह सामान्य चाल से कई गुना धीमी थी। हालांकि यह वास्तव में ऐसी धीमी चाल थी जिसने महान हान साम्राज्य के अन्य 5 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की पलकें झपकाईं, और वे सहज रूप से लगभग 300 मीटर पीछे हट गए। वे लुओ तियान की तुलना में बहुत कमजोर थे, इसलिए वे यांग ये के केवल 2 या शायद 3 हमलों का विरोध कर सकते थे। लेकिन वे एक का भी विरोध नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने यांग ये को धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में डालते देखा, तो सभी ने अपने दिलों पर अत्यधिक दबाव महसूस किया। दरअसल उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि यांग ये यह सब जानबूझकर नहीं कर रहा था। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें तलवार उठाने की भी ताकत नहीं थी। अंत में यांग ये ने तलवार को पूरी तरह से प्राचीन म्यान में डाल दिया, और फिर उसने अपना सिर उठाया और महान हान साम्राज्य के उन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को देखा, क्या आप सभी एक के बाद एक मेरे पास आएंगे, या एक साथ? अध्याय 622 शांति या युद्ध। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से तलवार की अनगिनत किस्में अचानक बाहर निकल आईं। इस समय भले ही उसकी तलवार की मंशा केवल 8वें स्तर पर थी, लेकिन यह जहां भी गुजरी, अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई, और इसने उसके चारों ओर अनगिनत काले छेद पैदा कर दिए। ऐसा दृश्य देखकर उन 5 मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों की पलकें झपक गईं, और फिर उनमें से किसी की भी हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में यदि उन्होंने उसे ध्यान से देखा, तो वे पाएंगे कि तलवार की मंशा यांग ये द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी, और यह वास्तव में तलवार की मंशा थी जो उसके भीतर से आई थी और उसके शरीर के माध्यम से बाहर निकल गई थी। हालांकि चूंकि यांग ये ने लुओ तियान को मार दिया था, इसलिए उन 5 सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को यांग ये से दिल से डर लगता था। इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा यदि वे पुनः सेना में शामिल हो गए तो यांगी निश्चित रूप से मर जाएगा। टकराना। अचानक आसमान से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आसमान से एक बहुत बड़ा मकबरा नीचे गिरा। इसने उन सभी 5 मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों को तुरंत उड़ा दिया, इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। कुछ ही समय में एल्दम्यू और लुओ दाओ सभी के दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुए। एल्दम्यू पहले जैसा ही रहा। दूसरी ओर लुओ दाओ के बाल उसके कंधों पर ढीले लटक रहे थे, जबकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इसके अलावा उसके कपड़ों के कई हिस्से फटे हुए थे। जाहिर है एल्दम्यू के साथ लड़ाई के दौरान वह एक वंचित स्थिति में आ गया था। एल्दम्यू को देखकर दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि एल्दम्यू जैसे अर्ध संत के साथ ही उन्हें महान हान साम्राज्य और पवित्र भूमि के खिलाफ जाने का आत्मविश्वास मिल सकता था। एल्दम्यू और लुओ दाओ के यहाँ आने के बाद दानव सम्राट और अन्य सभी भी यहाँ दिखाई दिए। स्थानिक मिंग कबीले को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि 20 सम्राट रैंक स्थानिक मिंग में से केवल 13 ही बचे थे। इसके अलावा दानव सम्राट खुद ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से हमला किए जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। बेशक 4 दिव्य जानवर कुलों और पवित्र भूमि को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। केवल 4 दिव्य स्वर्ण ड्रैगन बचे थे। व्हाइट टाइगर, दिव्य फीनिक्स और ब्लैक कछुआ कुलों की स्थिति बेहतर थी, और उनमें से प्रत्येक के पास 5 और सम्राट रैंक विशेषज्ञ थे। पवित्र भूमि को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि केवल एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बचा था। 50 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से अब केवल एक ही बचा था। ग्रैंड किन साम्राज्य ने 3 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया, और लीसी और बाइक्यूई दोनों युद्ध के दौरान मारे गए। डाकबीस्ट साम्राज्य को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बीस्ट सम्राट के अलावा डाकबीस्ट साम्राज्य के सभी अन्य सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए थे। चूंकि डाकबीस्ट की रक्तरेखा 4 दिव्य जानवर कुलों से कमतर थी, इसलिए वे युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। बेशक यह अभी भी उत्कृष्ट हान साम्राज्य और पवित्र भूमि ही थी जिसे कुल मिलाकर सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि वे व्यवहारिक रूप से नष्ट हो चुके थे। यांग ये, तुमने दिव्य ड्रैगन पूर्वज कवच प्राप्त किया। अचानक ड्रैगन सम्राट ने यांग ये के ड्रैगनाइज्ड रूप को देखा, और वह आश्चर्य से अनायास ही चिल्ला उठा। जब एल्दम्यू को मारने की योजना अभी शुरू हुई थी, तो वह और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के अन्य विशेषज्ञ सीधे प्राचीन डोमेन शहर में आ गए थे, और यांग ये पर कोई और ध्यान नहीं दिया था। बेशक उसे यांग ये पर भी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, जब तक यांग ये के गुरु की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक यांग ये को स्वर्गीय बिजली के कुंड में चाहे जो भी संपत्ति मिले, वे सब पूरी तरह से निरर्थक होंगी। आखिरकार अर्धसंत की सुरक्षा के बिना यांग ये को मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। लेकिन स्थिति की वास्तविकता यह थी कि अर्धसंत की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि यांग ये के पास वास्तव में ड्रैगन की सींग, तराजू और पंजे थे, बिल्कुल ड्रैगन जाति की तरह। दानव सम्राट ने अचानक यांग ये को देखा और उसे परखने से पहले कहा, क्या तुमने वास्तव में दिव्य ड्रैगन पूर्वज कवच प्राप्त किया है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह ड्रैगन पूर्वज की विरासत थी। दानव सम्राट थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर वह हंसी के साथ पागलों की तरह दहाड़ने लगा। दूसरी ओर ड्रैगन सम्राट और अन्य ड्रैगन तुरंत भयानक रूप से पीले पड़ गए थे।
हर एक सम्राट रैंक ड्रैगन यांग यी को आतंक से देख रहा था, जैसे कि वे किसी प्रकार के राक्षस को देख रहे हों। दिव्य फीनिक्स, काला कछुआ और सफेद बाघ कुलों के सदस्यों के चेहरे पर भी काफी भद्दे भाव थे। दानव सम्राट कुछ देर तक हंसा, फिर उसने यांग ये से पूछा, चूंकि आपको ड्रैगन पूर्वज की विरासत मिली है, तो क्या विरासत से यह संकेत मिलता है कि आप ड्रैगन जाति के राजा बनेंगे या ऐसा कुछ? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मेरे अंदर ड्रैगन पूर्वज का खून है और मैं ड्रैगन जाति का राजा हूं। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ महान होने वाला था। निश्चित रूप से, दानव सम्राट मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा। अपने भीतर ड्रैगन रक्त को सक्रिय करने का प्रयास करें। यांग ये ने जब यह सुना तो वह एक पल के लिए झिझका, और फिर उसने अपने भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा का उपयोग करके अपने भीतर की उग्र तलवार की मंशा को बलपूर्वक दबा दिया। उसके बाद, उसने अपने भीतर ड्रैगन रक्त को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, ड्रैगन सम्राट के अलावा सभी अन्य दिव्य स्वर्ण ड्रैगन आकाश से गिर गए और जमीन पर गिर गए। दूसरी ओर, ड्रैगन सम्राट बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पीले चेहरे पर पसीने की कई बूंदें थीं, और ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह के भारी दबाव को झेल रहा था। यांग ये स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा है? हा हा हा। दानव सम्राट ने ठहाका लगाया और कहा, यह रक्तरेखा दबाव है। आपके भीतर ड्रैगन पूर्वज की रक्तरेखा सभी ड्रैगनों में सबसे बड़ी अभिशाप है। साधना के एक ही क्षेत्र में ड्रैगन का सामना करने पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने रक्तरेखा दबाव का उपयोग करना है और वह ड्रैगन अब वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा। हा हा हा। अब से, ड्रैगन सम्राट के अलावा, ड्रैगन जाति के सभी अन्य ड्रैगन मेमने की तरह होंगे जिन्हें आप अपनी इच्छानुसार मार सकते हैं। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रक्तरेखा दबाव वास्तव में इतना भयानक होगा। आखिरकार, यहां तक मोनाक रैंक के ड्रैगन भी उसका विरोध करने में असमर्थ थे। बेशक, यह एक अच्छी बात थी। ऐसा लगता है कि जब मैं फ्री हूं तो मुझे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की एक और यात्रा करनी चाहिए। यांग ये ने उदासीनता से कहा। तुम? ड्रैगन सम्राट ने यांग ये पर गुस्से से नजर डाली, लेकिन यांग ये ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और ड्रैगन सम्राट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। इस समय, उसके भीतर तलवार की मंशा बेहद भयानक हद तक हिंसक हो गई थी, इसलिए उसे उन्हें दबाने पर ध्यान केंद्रित करना था। अन्यथा, थोड़ी सी भी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती थी। इसलिए, उसके पास ड्रैगन पूर्वज की विरासत के मामले को एक तरफ रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन पूर्वज के प्रति अपने ऋण के लिए विचार करते हुए, वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को एक मौका देगा, लेकिन अगर वे उस अवसर को संजोकर नहीं रखेंगे, तो समय आने पर वह कोई दया नहीं दिखाएगा। बेशक, ये सब भविष्य की बातें थीं। इस समय, उसका मुख्य उद्देश्य अपने शरीर में उग्र तलवार इरादे और अपने अत्यधिक थके हुए शरीर से निपटना था। लुओ दाओ ने गहरी सांस ली और फिर एल्डम्यू की ओर देखते हुए कहा, हम हार गए हैं। आज के बाद, महान हान साम्राज्य अगले 50 वर्षों तक दक्षिणी क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा। ठीक है। एल्डम्यू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उन्होंने यांग ये को देखा और कहा, आप तय करें कि यह शांति है या युद्ध। अध्याय 623 धोखा। यहाँ सभी लोग यांग ये की ओर देख रहे थे। महान हान साम्राज्य ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अब, सवाल यह था कि दक्षिणी क्षेत्र का इस सबके प्रति क्या रवैया था। अगर यांग ये ने शांति का विकल्प चुना, तो मानव जगत को अस्थायी शांति मिलेगी, लेकिन अगर यांग ये ने युद्ध का विकल्प चुना, तो इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। फर्क सिर्फ इतना था कि महान हान साम्राज्य का अब कोई दबदबा नहीं था। क्या सेनाएं शिविर में वापस लौट आएंगी या खून की नदियां बहेंगी? भविष्य यांग यी पर निर्भर था। थोड़ी देर बीतने के बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उसने एल्डम्यू को देखा और कहा, एल्डम्यू, क्या आप लुओ दाओ को मारने में सक्षम हैं? यहाँ हर कोई आश्चर्यचकित था। 4 दिव्य पशु कुलों के विशेषज्ञ लुओ दाओ और पवित्र भूमि के अंतिम विशेषज्ञ के हाव भाव तुरंत बदल गए थे। इस समय, दक्षिणी क्षेत्र और महान हान साम्राज्य दोनों को भारी नुकसान हुआ था। जहां तक उनका सवाल था, दोनों पक्षों को स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में लड़ाई जारी रखने का इरादा रखता है, और वह एक अर्धसंत को मारने का भी इरादा रखता है। वह एक पूर्ण पागल है। यहां तक एल्डम्यू भी यांग ये की बात सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें भी यांग ये से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, उसने अभी अभी कुछ रक्तसार खो दिया है, इसलिए उसकी ताकत बहुत कम हो गई है। अगर मैं उसका अथक पीछा करता हूं और अपनी पूरी कोशिश करता हूं, तो मुझे उसे मारने में सक्षम होने का 60% विश्वास है, और मुझे 90% विश्वास है कि मैं उसकी चोटों की गंभीरता बढ़ा सकता हूं। बड़े म्यू, इसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी होगी? यांग ये ने पूछा। एल्डम्यू मुस्कुराए, मैं थोड़ा भुगतान करूंगा, लेकिन यह ठीक है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा ही है। एल्डम्यू, कृपया महान हान साम्राज्य के इस अर्धसंत को खत्म कर दें। मानव जाति को केवल एक अर्धसंत की आवश्यकता है। ऐसा नहीं था कि यांग ये ने महान हान साम्राज्य के साथ युद्ध विराम करने से इनकार कर दिया था।
आखिरकार वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसे ठीक होने और अपने पूरे शरीर में फैल रही तलवार की मंशा से निपटने के लिए समय चाहिए था। हालांकि वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि महान हान साम्राज्य द्वारा कही गई तथाकथित युद्ध विराम की बात सिर्फ बकवास थी। एक बार जब पवित्र भूमि से बैकअप आ गया या कोई और अवसर सामने आया, तो महान हान साम्राज्य निश्चित रूप से वापसी करेगा और दक्षिणी क्षेत्र का सफाया कर देगा। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र का पलड़ा भारी था और उसने महसूस किया कि इसका उपयोग न करना अत्यंत मूर्खता होगी। एल्दम्यू ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, फिर जोर से हंसने लगे और फिर एल्दम्यू का स्वरूप अचानक गायब हो गया और लुओ दाओ की ओर विस्फोटक गति से चला। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। लुओ दाओ की क्रूर आवाज गूंजी और फिर वह एल्दम्यू के साथ आकाश में उड़ गया। यांग ये ने अपने मन से आदेश जारी किया और सभी तलवार सेवक उसके सामने आ गए। उसने कहा, मार डालो। महान हान साम्राज्य के सभी लोगों को मार डालो। मार डालो। दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत सैनिक प्राचीन डोमेन शहर से बाहर निकले और महान हान साम्राज्य की सेना की ओर बढ़े। इस समय महान हान साम्राज्य की सेना बिना कमांडर के थी और इस तथ्य के साथ कि वे यांग यी की ताकत से भयभीत थे, पूरी सेना अराजकता में गिर गई थी। जब उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र के सैनिकों को हमला करते देखा, तो कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया इन दुश्मनों से लड़ने की नहीं बल्कि पीछे मुड़कर भागने की थी। कमांडर के बिना सेना कोई सेना नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र के लिए एकमात्र खतरा 4 दिव्य पशु कुलों और पवित्र भूमि के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। लुओ दाओ को एल्दम्यू द्वारा आकाश में खींच लिया गया था, इसलिए 4 दिव्य पशु कुलों के विशेषज्ञों ने तुरंत पवित्र भूमि के अंतिम बचे विशेषज्ञ को उनका नेतृत्व करने की अनुमति दे दी। यांग ये, वह दिन आएगा जब तुम निश्चित रूप से मेरे पवित्र भूमि पर इस तरह से नजर डालने के लिए एक अकल्पनीय कीमत चुकाओगे। पवित्र भूमि से बचे हुए उस अंतिम विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी भी अपनी मर्जी से पवित्र भूमि को अपमानित नहीं किया। यांग ये ने कहा, यह हमेशा से तुम्हारा पवित्र भूमि रहा है जो मुझसे परेशानी की तलाश में आता रहा है। लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जिसे तुम चींटी से भी कमजोर समझते थे, वास्तव में तुम्हें इतनी भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा, है ना? ठीक है, तुम किसी भी दर पर एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हो, इसलिए इस तरह की धमकियों को जारी रखना मुझे केवल यह सोचने पर मजबूर करेगा कि तुम एक मूर्ख हो। अगर तुम एक आदमी हो तो वास्तविक कार्रवाई करो, अन्यथा अपना मुंह बंद करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण उसके भीतर से तलवार की मंशा की लगभग 1 दर्जन किस्में बाहर निकल आईं और फिर उसके शरीर पर कुछ और छेद दिखाई दिए। इससे यांग ये का चेहरा और भी पीला पड़ गया। पवित्र भूमि के उस विशेषज्ञ के चेहरे पर एक बहुत ही उग्र भाव था। अगर उसकी निगाहें मार सकती, तो यांग ये अब तक मर चुका होता। वह वास्तव में यांग ये को अभी मारना चाहता था, लेकिन दानव सम्राट और अन्य सभी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ यांग ये के आसपास थे, इसलिए भले ही वह 4 दिव्य जानवर कुलों के विशेषज्ञों के साथ सेना में शामिल हो जाए, लेकिन शायद यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि वह अभी भी यांग ये को कुछ भी करने में असमर्थ होगा। खासकर तब जब यांग ये अभी सम्राट क्षेत्र में था। यहाँ तक उसके पास भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी तलवार तकनीक से डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए जब उसने इस बिंदु तक सोचा था, तो उसने पीछे हटने का इरादा जगाया था। हालांकि 4 दिव्य जानवर कबीले पीछे हटना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी नींव प्रोफाउंड महाद्वीप पर थी। अगर वे अब पीछे हटते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से दानव सम्राट के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा अगर वे अपने पूरे कबीलों को पवित्र भूमि पर नहीं ले जाते। इसलिए उनके पास इस अवसर का लाभ उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जहां एल्दम्यू दानव सम्राट का सफाया करने के लिए युद्ध में उलझा हुआ था। 4 दिव्य पशु कुलों के विशेषज्ञ हमला करने ही वाले थे कि यांग ये ने अचानक प्राचीन म्यान के भीतर तलवार की मूठ पकड़ ली और उसने कहा, दानव सम्राट, हमेशा से तुम ही मेरी मदद करते रहे हो, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं भी तुम्हारा आसान चुकाऊं। मुझे बताओ कि तुम किसे मरवाना चाहते हो। मुझे देखने दो कि क्या दिव्य पशुओं के भौतिक शरीर मेरे हमलों का विरोध कर पाएंगे। इस समय यांग ये केवल दिखावा कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर की वर्तमान स्थिति के आधार पर अपनी तलवार खींचने की बात तो दूर, अगर उसने अपनी तलवार की मंशा का उपयोग करने की हिम्मत भी की तो वह तुरंत फट जाएगा। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भले ही लुओ दाओ यहाँ नहीं था, लेकिन 4 दिव्य जानवर कुलों और पवित्र भूमि के अंतिम विशेषज्ञ के पास कुल मिलाकर ताकत अभी भी दक्षिणी क्षेत्र की ताकत से अधिक थी। यदि वे अब लड़ते हैं, तो भले ही दक्षिणी क्षेत्र जीत जाए, यह पायरिक विजय होगी। यह वह चीज नहीं थी जिसकी वह इच्छा रखता था। यांग ये की बात सुनते ही उनके हाव भाव एकदम बदल गए। वे दिव्य जानवर थे और उनकी शारीरिक सुरक्षा बेहद भयानक थी, लेकिन वे उस तलवार तकनीक के जरिए किए गए हमलों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वे उन्हें सहन भी कर लेते, तो भी उन्हें निश्चित रूप से भारी चोटें लगतीं। उस समय उनके बचने की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि दानव सम्राट अभी भी उन पर दुश्मनी की नजर रखता था। दानव सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और उसकी पलकें झपकने लगी जब उसने यांग ये के हाथ को देखा जो तलवार की मूठ पकड़े हुए थोड़ा कांप रहा था।
दानव सम्राट ने ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों की ओर देखने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा और वह मुस्कुराया। जब वे एल्डम्यू के खिलाफ सेना में शामिल हुए तो उन सभी को अलग अलग हद तक चोटें आईं। आप उन्हें दो दो हमले क्यों नहीं देते और बाकी को मेरे ऊपर छोड़ देते हैं? चिंता मत करो, भले ही मैं उन सभी को नहीं मार सकता, मैं कम से कम उनमें से आधे को मारने में सक्षम हो सकता हूँ। यांग ये, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पवित्र भूमि के उस विशेषज्ञ ने जब उनकी बातचीत सुनी तो वह एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तुरंत वहां से चला गया। यांग ये के सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के बाद जब उसने तलवार क्षेत्र और उस भयानक तलवार तकनीक का उपयोग किया तो उसकी ताकत उनके लिए एक बड़ा खतरा बनने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा दानव सम्राट भी बगल में खड़ा था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनकी संयुक्त सेनाएं किसी को भी मार सकती थीं जिस पर वे निशाना साधते। वह यहां मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वापस लौटकर वहां से निकल लिया। ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों के चेहरे गंभीर हो गए जब उन्होंने उसे जाते देखा, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पवित्र भूमि से आया यह व्यक्ति वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाएगा और उनकी पूरी तरह से उपेक्षा करेगा। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और उस दिशा की ओर देखा जिस ओर हॉलोव ग्राउंड्स का आखिरी बचा विशेषज्ञ गया था, और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर उसका हाथ थोड़ा आगे बढ़ा। ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों के हाव भाव फिर से काफी बदल गए जब उन्होंने यह देखा। दरअसल उनका इरादा पीछे हटने का भी था, क्योंकि यांग यी और वह भयानक तलवार तकनीक वास्तव में उनके अस्तित्व को गंभीर रूप से खतरे में डालने में सक्षम थी। कोई भी व्यक्ति जिसने साधना के ऐसे क्षेत्र को प्राप्त किया हो, वह मरने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वे दिव्य पशु कुलों के राजा थे, इसलिए अगर वे दुनिया को देखते हुए डरकर भाग गए तो क्या वे अपना सम्मान नहीं खो देंगे? हालांकि जब उन्होंने देखा कि यांग ये अपनी तलवार खींचने का इरादा रखता है तो उनके दिल ठंडे पड़ गए। ठीक उसी समय जब उन्होंने सोचा कि यांग ये अपनी तलवार खींचेगा, वह अचानक रुक गया और ड्रैगन सम्राट की ओर देखने लगा। ड्रैगन सम्राट, मैं यांग ये ड्रैगन पूर्वज की विरासत प्राप्त करता हूं, इसलिए मुझे ड्रैगन जाति का एहसान मानना, चाहे कुछ भी हो। मैं आज ड्रैगन जाति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, इसलिए उन ड्रैगन को अपने साथ ले जाओ और चले जाओ। सभी ने तुरंत ड्रैगन सम्राट को देखा। इस बीच ड्रैगन सम्राट की भौहें कसकर एक दूसरे से जुड़ गईं, जबकि वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। सच में वह वास्तव में इस अवसर को जब्त करना और छोड़ना चाहता था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वह अभी चला गया तो यह निस्संदेह अन्य दिव्य जानवर कुलों को छोड़ने जैसा होगा। एक बार जब वह ऐसा करता है तो उनके बीच गठबंधन में दरारें आ जाएंगी। उस समय अगर दानव सम्राट या यांग ये उन पर हमला करते हैं तो दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला वास्तव में खतरे में होगा। क्या तुम जाना नहीं चाहते? अचानक यांग ये ने तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक थोड़ा क्रूर भाव प्रकट किया और वह ठंडे स्वर में बोला, मैं ड्रैगन पूर्वज की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था और ड्रैगन जाति के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने के लिए दृढ़ संकल्प हो। जब यह ऐसा है तो मुझे उसकी दयालुता की परवाह क्यों करनी चाहिए? ड्रैगन सम्राट, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। यदि तुम फिर भी जाने से इनकार करते हो तो यहाँ के सभी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन अपने प्राण त्याग सकते हैं। जरा सोचो, मेरे वंश के दबाव के सामने तुम अपनी कितनी ताकत का उपयोग कर पाओगे। चलो चलें। इस बार ड्रैगन सम्राट ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत सभी अन्य ड्रैगन को दूर ले गया। उसने अभी अभी एक बात पर ध्यान नहीं दिया था, और वह यह थी कि यांग ये के पास ड्रैगन पूर्वज का खून था। इसलिए अपने साथ लाए गए ड्रैगन की तो बात ही छोड़िए, वह भी दानव सम्राट और यांग ये की भयानक तलवार तकनीक की संयुक्त सेना के सामने मर सकता था, जबकि वह यांग ये के रक्तरेखा दबाव के प्रभावों को झेल रहा था। इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया, न ही उसने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत की। उसने तुरंत सभी ड्रैगन को दूर ले गया, क्योंकि अगर वह यहाँ रहता और यांग ये दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को निशाना बनाता तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। इस समय महत्वपूर्ण बात यह थी कि यांग ये के रक्त संबंधी दबाव से निपटने का कोई तरीका सोचा जाए। चलो हम भी चलें। ड्रैगन सम्राट का समूह अभी अभी निकला ही था कि दिव्य फीनिक्स कबीला तुरंत चला गया। कुछ ही समय में सफेद बाघ और काले कछुए दोनों कबीले पीछे मुड़ने और छोड़ने में संकोच नहीं करते थे। दानव सम्राट और अन्य लोगों ने यह देखकर तुरंत राहत की सांस ली। अनुभव करना। अचानक हवा में तलवार की चीरती हुई असंख्य लड़ियों की आवाज गूंज उठी। सभी ने इन आवाजों के स्रोत की ओर देखा और उनके हाव भाव एकदम बदल गए। यांग ये के भीतर से तलवार क्यू की अनगिनत लंटें लगातार बाहर निकल रही थीं, और उनमें से हर एक ने यांग ये के शरीर पर एक महीन छेद बना दिया, जैसे कि वे उससे बाहर निकल रहे थे। बस एक पल में यांग ये का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे लाखों तीर मारे गए हों, और उसका पूरा शरीर महीन छिद्रों से घनी तरह से ढक गया था। उसी समय यांग ये की साधना एक पल में गिर गई, और यह लंबे समय तक नहीं था कि वह सम्राट क्षेत्र से उत्कर्ष क्षेत्र के पहले रैंक पर गिर गया। अध्याय 624 एक विद्रोही गहन अवज्ञाकारी। इस समय यांग ये एक रिश्ते हुए गुब्बारे की तरह था।
सौभाग्य से दानव सम्राट ने समय रहते यांग ये को शहर के भीतर सिटी गवर्नर की संपत्ति में ले जाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इससे पहले कि यांग ये के भीतर तलवार की मंशा पूरी तरह से उग्र हो जाती, इसलिए दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने यांग ये को गिरते हुए नहीं देखा था। उन सभी ने केवल उस स्थान पर जहां यांग ये खड़ी थी, तलवार की मंशा के कई अलग अलग प्रकारों को उग्र होते देखा, और तलवार की मंशा ने उस क्षेत्र के स्थान को टुकड़ों में भी काट दिया। इस समय उन सभी ने यांग ये के प्रति और भी अधिक सम्मान और श्रद्धा महसूस की। दूसरी ओर दो अधसंत कहीं और एक चौंकाने वाली लड़ाई कर रहे थे। आकाश में एक निश्चित स्थान पर काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, और उसके सामने जानवर की खाल के कपड़े पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने सोचा था कि अंडरटेकर की ताकत लगभग हमारे बराबर होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत हमसे ज्यादा है। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। इसके अलावा जब उसने अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त किया था, तब पूरे महाद्वीप में कोई घटना क्यों नहीं हुई थी? वह वास्तव में बहुत रहस्यमय है। क्या आपको लगता है कि वह एक विद्रोही प्रखर हो सकता है? एक विद्रोही प्रगाढ़ वाक्य। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, जब मैंने अभी युद्ध देखा, तो मैंने देखा कि उसके कई तरीके और तकनीकें ऐसी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, और मेरी राक्षस जाति के अभिलेखों में ऐसी तकनीकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगता है कि इसीलिए वह युद्ध में लुओ दाओ को दबाने में सक्षम था, जबकि वे दोनों अर्धसंत हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। अगर वह वाकई एक विद्रोही प्रमथक है, तो वह बिना स्वर्गीय क्रोध के महाद्वीप पर कैसे रह सकता है? इसके अलावा विद्रोही प्रमथक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आदिम बैंगनी ऊर्जा और दूसरे प्रमथकों के महत्वपूर्ण सार को खा जाते हैं। लेकिन तुम्हें भी एहसास हो गया होगा कि उसने अपने विरोधियों के महत्वपूर्ण सार को नहीं खाया है। शायद वह खुद को उजागर नहीं करना चाहता है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, आखिरकार अगर वह वास्तव में एक विद्रोही प्रमथक है, तो पवित्र भूमि की तो बात ही छोड़िए, हम दोनों भी चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। वह भी यह समझता है, इसलिए उन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण सार को खाने से बचना केवल इसलिए था क्योंकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। ये सब सिर्फ तुम्हारे अनुमान हैं, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी अचानक बोला, लेकिन अगर वह सचमुच एक है तो क्या होगा? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी चुप हो गया, क्योंकि अगर अंडरटेकर वाकई एक विद्रोही प्रोफेसर था, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। सिर्फ यह सोचना ही भयानक था कि कैसे एक हाफ सेंट्रियल विद्रोही प्रोफेसर महाद्वीप पर मानव जाति में घुल मिल गया था। अगर वह वास्तव में एक विद्रोही प्रोफेसर है, तो यह महाद्वीप वास्तव में नष्ट हो सकता है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपने यांग ये की ताकत और क्षमता की सीमा देखी है। एक बार जब वह सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाता है या तलवार डोमेन के असली रहस्यों को समझ लेता है, तो हमारे लिए भी उसे मारना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा उसका चरित्र आपको स्पष्ट होना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति है जो अपने करीबी लोगों की खातिर सब कुछ अनदेखा कर देता है। अगर अंडरटेकर वास्तव में एक विद्रोही प्रोफेसर है, तो मुझे 99% विश्वास है कि वह निश्चित रूप से अंडरटेकर के पक्ष में खड़ा होगा। उस समय महाद्वीप शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह एक विद्रोही प्रोफेसर नहीं है तो क्या होगा? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर वह एक विद्रोही प्रोफेसर नहीं है, तो हमारे महाद्वीप में एक और असाधारण अर्धसंत और यांग ये जैसा एक भविष्य का असाधारण विशेषज्ञ होगा। खास तौर पर यांग ये। अगर वह सम्राट क्षेत्र या अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त करता है, तो हमारे महाद्वीप में विद्रोही प्रोफेसर के खिलाफ भविष्य की लड़ाई में एक और दुर्जय योद्धा होगा। लेकिन क्या होगा अगर वह एक विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति है? काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने आगे कहा। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक है या नहीं, क्योंकि भले ही वह एक विद्रोही प्रक्षेपक हो, क्या आपको लगता है कि हम उसे सिर्फ लुओ दाओ के साथ मिलकर मार सकते हैं? वास्तव में अगर हम तीनों सेना में शामिल हो जाएं तो उसे मारने का 80% मौका है। हालांकि वह निश्चित रूप से हम तीनों को बुरी तरह घायल कर सकता है या हम में से दो को अपने साथ नीचे खींच सकता है। उस समय पवित्र भूमि में सील से निकलने वाला कोई भी विद्रोही प्रक्षेपक मेरी राक्षसी जाति, आपकी शैतानी जाति और मानव जाति का वध करने के लिए पर्याप्त होगा। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं है। बहुत समय नहीं बीता था कि उनकी आवाजें आकाश में गूंजना बंद हो गईं। प्राचीन डोमेन शहर के बाहर केंद्रीय क्षेत्र से सेना के सदस्य या तो कुचल दिए गए थे या भाग गए थे, और अब उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि दिंग शाओयाओ के चेहरे पर अभी भी भारी भाव था क्योंकि लुओ जून गायब हो गया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दिंग शाओयाओ मुड़ा और चला गया। प्राचीन डोमेन शहर के भीतर इस समय यांग ये बहुत बुरी स्थिति में था।
क्योंकि तलवार का इरादा अंदर से बाहर की ओर फट गया था और इसने उसके आंतरिक अंगों को गंभीर चोट पहुंचाई थी। अगर उसके आंतरिक अंगों को प्राइमोडियल वायलेट एनर्जी और ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार द्वारा मजबूत नहीं किया गया होता, तो वह जुओ डेंगफेंग के नक्शे कदम पर चलता और बहुत पहले ही टुकड़ों में फट जाता। हालांकि वह अंदर से बाहर की ओर फटने से बच गया था, फिर भी वह इसके कगार पर था, क्योंकि उसका पूरा शरीर बारीक छिद्रों से घिरा हुआ था। सौभाग्य से उसका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया, अन्यथा अगर वह फटता नहीं तो भी वह खून की कमी से मर जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार की मंशा के कई धागे अभी भी उसके भीतर बने हुए थे। हालांकि उसकी तलवार की मंशा 8वें स्तर पर पहुंच गई थी क्योंकि उसने इरादा प्रज्वलन तकनीक का उपयोग किया था। इसलिए तलवार डोमेन और हेवन रेंट का उपयोग अपनी सहनशक्ति की सीमा से परे करने से उसे जो अत्यधिक थकावट हुई थी, उसके साथ मिलकर उसका वध तलवार इरादा उसके भीतर उग्र तलवार इरादे को दबाने में सक्षम नहीं था। वह कैसा है? सुकिंगशी ने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ दानव सम्राट से पूछा जब उसने बिस्तर पर लेटे हुए यांगे के शरीर से तलवार की दवा को लगातार निकलते देखा। जियो युक्सी और डिंग शाओयाओ ने भी दानव सम्राट को देखा। इस समय दानव सम्राट यहाँ सबसे मजबूत विशेषज्ञ था, इसलिए शायद केवल वही जानता था कि यांग ये को कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर यह मौजूदा स्थिति जारी रही तो यांग ये निश्चित रूप से तलवार के इरादे के उन धागों से मारा जाएगा। दानव सम्राट ने कुछ समय के लिए भौहें सिकुड़ी और फिर अपना सिर हिलाया। तलवार की मंशा के वे सभी धागे पवित्र भूमि के पिछले विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए थे और कुछ ने तो स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर को भी प्राप्त कर लिया है। यांग ये ने अपनी तलवार की मंशा को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए उन्हें बलपूर्वक अपने अंदर समाहित कर लिया। यह अपने आप में उसकी ताकत की अधिक थकावट का एक रूप है, लेकिन उसने बलपूर्वक एक गुप्त तकनीक का भी उपयोग किया और उसने तलवार क्षेत्र और उस तलवार तकनीक का भी अपनी सहनशक्ति की सीमा से परे उपयोग किया। सच कहूं तो यह एक चमत्कार है कि वह अभी भी जीवित है। सुकिंगशी और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत ही भयानक रूप से पीले पड़ गए। बैंगनी मिंक उड़कर दानव सम्राट के कंधे पर आ गई और फिर उसने उसके कान को कसकर पकड़ लिया तथा उसकी ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगी। केवल लेई लिन बेफिक्र होकर स्पिरिट फ्रूट चबा रही थी। दरअसल ऐसा नहीं था कि उसे यांग ये की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि ऐसा था कि उसे अभी तक यह एहसास ही नहीं था कि यांग ये किस स्थिति में है। क्या सचमुच उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? डिंग शाओयाओ ने भारी आवाज में कहा। यह एक ऐसी विधि है जो वास्तव में सही नहीं है, दानव सम्राट ने गंभीरता से कहा। यह क्या है? यह जियाओ युक्सी थी जिसने ये शब्द कहे। दानव सम्राट ने बैंगनी मिंक के सिर को रगड़ा और गंभीरता से बोला, उसे तलवार का बीज निगलने दो। अध्याय 625 तलवार की नीयत की भी अपनी चेतना होती है। तलवार का बीज निगलना। सभी दंग रह गए। दानव सम्राट ने कहा, उसके भीतर तलवार के इरादे बिना किसी मालिक के हैं और यांग ये अभी उन सभी को दबाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम केवल तलवार के बीज के विशेष गुणों का उपयोग कर सकते हैं और उसके भीतर हिंसक तलवार के इरादे को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। डिंग शाओयाओ ने धीमी आवाज में पूछा, वरिष्ठ, क्या आप उन्हें दबाने में असमर्थ हैं? दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह उसके शरीर के बाहर होता तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे पूरा कर सकता था, लेकिन समस्या यह है कि वे उसके भीतर हैं। इसके अलावा वे उसकी अपनी तलवार की मंशा से उलझ गए हैं, इसलिए अगर मैं हस्तक्षेप करूं तो मैं उसकी मृत्यु को तेज कर सकता हूं। तलवार का बीज क्या है? डिंग शाओयाओ ने पूछा। दानव सम्राट ने उत्तर दिया, यह पवित्र भूमि का खजाना है। इसे प्राकृतिक दाव कलाकृतियों के दायरे में होना चाहिए क्योंकि साधारण दाव कलाकृतियां निश्चित रूप से पवित्र भूमि के उन विशेषज्ञों के तलवार इरादों को संग्रहित करने में असमर्थ होंगी। लेकिन तलवार का बीज न केवल तलवार दाव में अद्वितीय विशेषज्ञों के तलवार इरादों को संग्रहित करने में सक्षम है, बल्कि यह उन्हें दबाने में भी सक्षम है। ऐसी क्षमता कुछ ऐसी है जो प्राकृतिक दाव कलाकृतियों से कमतर खजानों में नहीं हो सकती। डिंग शाओयाओ चुप हो गया। हालांकि तलवार का बीज कई अलग अलग तलवार इरादों को दबा सकता था, लेकिन इसके भीतर कई भयानक तलवार इरादे भी संग्रहित थे। अगर यांग ये इसे निगल लेता और अगर तलवार के बीज के भीतर मौजूद तलवार इरादे उसके शरीर में निकल जाते तो यांग ये निश्चित रूप से अपनी वर्तमान स्थिति में उनका विरोध करने में असमर्थ होता और मौके पर ही मर जाता। एक पल की खामोशी के बाद डिंग शाओयाओ ने सुकिंगशी और शियाओ युशी की ओर देखा। यह निर्णय यांग ही के भाग्य से संबंधित था और यह उनका होना चाहिए। दोनों चुप हो गए क्योंकि उनमें यह चुनाव करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे करने दो। ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बोला। वास्तव में वह बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ था और उसका दिमाग हमेशा साफ रहता था। उसकी साधना का वर्तमान क्षेत्र एक साल क्षेत्र की पहली श्रेणी में गिर गया था। उसकी तलवार की मंशा के केवल 8 स्तर बचे थे और उसका शरीर बुरी तरह से थक गया था। इसलिए वह अपने भीतर बैंगनी तलवार की मंशा को दबाने में पूरी तरह से असमर्थ था। उसके पास एकमात्र विकल्प था कि वह दानव सम्राट की बात माने।
उसे तलवार के बीज को निगलना था और कोशिश करनी थी कि क्या यह उसके भीतर तलवार के इरादे को दबा सकता है। बेशक वह इस तरह के कार्यों के खतरों से वाकिफ था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? डिंग शाओयाओ ने कहा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस खुद ही देख लो। अनगिनत छेदों के बाद भी क्या मेरा शरीर ठीक नहीं है? जियाओ युक्सी को यह कैसे समझ में नहीं आया कि वह सिर्फ उन्हें सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। बैंगनी मिंक उड़कर यांग ये की छाती पर आ गई और उसने अपना सिर उसकी ठोड़ी पर रगड़ा, जबकि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सु किंगशी ने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये के मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछ दिया और उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने तलवार का बीज निकाला और दानव सम्राट को देखा। बाद वाले ने सिर हिलाया और अपनी उंगली हिलाई और फिर स्थानिक उतार चढ़ाव की एक लहर उठी, इससे पहले कि तलवार का बीज हवा में गायब हो जाए। इस बीच यांग ये की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि तलवार का बीज उसके भीतर था। जब तलवार का बीज उसके भीतर प्रकट हुआ, तो उग्र तलवार इरादे ने तुरंत उसके भीतर गति करना बंद कर दिया और तलवार के बीज में घुसने से पहले कुछ पल के लिए शांति में गिर गया। यांग ये ने उस दृश्य को देखकर तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि ठीक इसी क्षण तलवार का बीज अचानक कांप उठा और फिर तलवार के इरादे की अनगिनत किस्में उसके भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकल आईं। मैं बर्बाद हो गया हूं। जब यांग यी ने यह देखा तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया। हालांकि तलवार के इरादे ने उसके आंतरिक अंगों पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने तलवार के बीज को अपने कब्जे में ले लिया और वे छोटे भंवर में घुस गए। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे आदिम शिवालय में घुस गए थे। पगोडा में प्रवेश करने के बाद वे वास्तव में एक दूसरे से लड़ने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार के बीज ने आदिम पगोडा में प्रवेश करने पर अपनी क्षमता खो दी थी और यह तलवार के इरादों को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। इसलिए तलवार के बीज के भीतर से अनगिनत प्रकार के तलवार के इरादे लगातार उभरे और अंतहीन लड़ाई शुरू हो गई। बहुत समय नहीं बीता था कि 1 दर्जन से अधिक तलवार इरादे नष्ट हो गए और यांग यी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अन्य शेष तलवार इरादे और अधिक मजबूत हो गए थे। क्या वे एक दूसरे को खा रहे हैं? शुरुआत में यांग ये अभी भी काफी हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उसे यह बात समझ में आ गई। दुनिया में हर एक चीज अपनी स्वयं की बुद्धि का निर्माण कर सकती है, और तलवार इरादे के लिए भी यही बात थी। जहां तक यांग ये का सवाल है, व्यवहारिक रूप से वे सभी तलवार इरादे 10वें स्तर पर थे और वे अपने मालिक को छोड़ने के बाद भी शाश्वत होने की स्थिति में पहुंच गए थे। इस तथ्य के साथ कि तलवार बीज इतने सालों से अस्तित्व में था, उन्होंने संभवतः एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता का निर्माण किया होगा। हालांकि वे तलवार बीज द्वारा दबा दिए गए थे और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए तलवार बीज के उसके शरीर में प्रवेश करने और दबा दिए जाने के बाद उसके भीतर मौजूद सभी तलवार इरादों ने अवचेतन रूप से उसे आदिम शिवालय में ले जाने के लिए संयुक्त बल दिया ताकि वह अपनी प्रभावशीलता खो दे। यह सब सिर्फ यांग यी का अनुमान था, लेकिन उसे लगा कि यह सच्चाई के करीब होना चाहिए। अगर वह सही था, तो यांग ये को स्वॉर्ड इंटेंट की पूरी तरह से नई समझ थी। स्वॉर्ड इंटेंट के लिए अपनी खुद की बुद्धि बनाने की बहुत संभावना थी, और इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि वास्तव में बुद्धिमान स्वॉर्ड इंटेंट कैसा दिखेगा। यांग ये ने इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। इस समय उसने सचमुच राहत की सांस ली थी क्योंकि वह आखिरकार सुरक्षित था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। चूंकि ये तलवार इरादे खुद को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को खा सकते हैं, तो क्या मेरी भी ऐसा कर सकती है? जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी वध तलवार की मंशा को नियंत्रित किया और उसे आदिम शिवालय में भेज दिया। हालांकि उसने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि उसकी वध तलवार की मंशा तलवार के बीज के भीतर से अन्य तलवार की मंशा से बहुत कमजोर थी। वे सभी अवचेतन रूप से लड़ रहे थे, लेकिन यांग ये की वध तलवार की मंशा उसके नियंत्रण में थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपनी खुद की बुद्धि थी। इसलिए इसने उसकी वध तलवार की मंशा की कमजोरी की भरपाई कर दी। तलवार के बीज के भीतर सभी प्रकार की तलवार की मंशा थी। यांग ये ने देखा कि उनमें से 2 विशेष रूप से दुर्जेय थे। एक तलवार के आकार में संघनित हो गया था। यह अन्य तलवार इरादों की तरह बिखरा हुआ और अव्यवस्थित नहीं था, और यह अपने आप ही संघनित हो गया था। व्यवहारिक रूप से हर दूसरा तलवार इरादा जो इससे लड़ा, पूरी तरह से भस्म हो गया, और जिस तलवार में यह संघनित हुआ था उसका आकार लगातार भस्म होने के कारण बड़ा और बड़ा होता गया। यह अपने मूल आकार 1 मीटर लंबे से बढ़कर 1.5 मीटर से अधिक लंबा हो गया था। दूसरे तलवार इरादे ने खुद को किसी भी रूप में संघनित नहीं किया था, लेकिन यह वही था जिसने यांग ये में सबसे अधिक जिज्ञासा जगाई। क्योंकि यह बहुत चालाक था, उसके सावधान अवलोकन ने उसे यह नोटिस करने की अनुमति दी कि यह तलवार इरादा अन्य तलवार इरादों को चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो इससे कमजोर थे।
दूसरी ओर, अगर यह उस तलवार इरादे का सामना करता है जो तलवार के आकार में संघनित हो गया था, तो यह बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा और बस तुरंत भाग जाएगा। जब उसने यह सब देखा, तो यांग यी को और भी यकीन हो गया कि स्वॉर्ड इंटेंट वास्तव में अपनी स्वयं की बुद्धि बना सकता है। यांग यी की वध तलवार की मंशा युद्ध में शामिल होने से पहले ही बहुत समय नहीं बीता था। उसने सबसे कमजोर को खाना शुरू करने का फैसला किया, या यह कहा जाना चाहिए कि वह स्थिति का फायदा उठा रहा था। उदाहरण के लिए, जब दो अलग अलग तलवार की मंशा अपनी लड़ाई के विजेता को निर्धारित करने की कगार पर थी, तो उसकी वध तलवार की मंशा उन दोनों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती। यांग ये बहुत खुश था क्योंकि उसका अनुमान सही था और वह वास्तव में यहाँ अन्य तलवार इरादों को खा सकता था। इसके अलावा, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उन्हें खाने पर उसकी वध तलवार की मंशा मजबूत हो रही थी। बेशक, यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ये सभी तलवार इरादे उसके वध तलवार इरादे से बहुत अधिक उच्च स्तर के थे। समय बीतता गया, यांग ये की वध तलवार की मंशा और वे दो अन्य तलवार की मंशाएं और भी मजबूत होती गईं। हालांकि, चाहे वह यांग ये की तलवार की मंशा हो या अन्य तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार की मंशा, उन दोनों ने उस तलवार की मंशा से लड़ने की हिम्मत नहीं की जिसने तलवार का रूप ले लिया था। क्योंकि उस तलवार के आकार की तलवार की मंशा ने अब तक बहुत से अलग अलग प्रकार की तलवार की मंशाओं को खा लिया था और यह उनमें से सबसे मजबूत थी। काफी समय बीतने के बाद, यांगे ने एक तलवार इरादे को निगल लिया जिसे तलवार के आकार के तलवार इरादे ने कुचल दिया था, और उसका तलवार इरादा 9वें स्तर पर पहुंच गया। बेशक, उसके वर्तमान तलवार इरादे को अब वध तलवार इरादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसने इतने सारे अलग अलग प्रकार के तलवार इरादों को निगलने के बाद, उसके तलवार इरादे के भीतर वध इरादे को उसके तलवार इरादे में समाहित कर लिया था। आखिरकार, इसके भीतर कई अन्य तलवार इरादे थे जो वध तलवार इरादे के बराबर थे। इस समय, आदिकालीन शिवालय में केवल 3 तलवार इरादे बचे थे। यांग ये अपनी सीमाएं जानता था और वह जानता था कि वह अन्य 2 तलवार इरादों में से किसी के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए, उसने तुरंत अपने तलवार इरादे को नियंत्रित किया और उनसे दूर चला गया। हालांकि, यांग ये ने अपनी नाराजगी के साथ देखा कि तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान दूसरा तलवार इरादा भी वास्तव में बहुत दूर चला गया था। उसने सबसे मजबूत तलवार इरादे से लड़ने की हिम्मत नहीं की, और इसने उन्हें सबसे कमजोर स्थिति में उनका फायदा उठाने की उसकी योजना को नष्ट कर दिया। एक पल के लिए मौके पर निश्चल रहने के बाद, तलवार के आकार की तलवार की मंशा ने अचानक अपनी नोक यांग ये की तलवार की मंशा की ओर इशारा किया। इससे यांग ये की पलकें फड़कने लगी, और उसने तुरंत अपनी तलवार की मंशा को भगा दिया। उसकी तलवार बिना किसी आधार के नहीं थी, इसलिए भले ही उसकी तलवार की मंशा तलवार के बीच के भीतर की तलवार की मंशा से अलग थी और इसे खाए जाने के बाद पूरी तरह से गायब नहीं होगी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके तलवार के इरादे का स्तर खाए जाने पर गिर जाएगा। यह कुछ ऐसा था जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। जिस क्षण यांग ये की तलवार की मंशा भाग गई, तलवार के आकार की तलवार की मंशा प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जिसने उसकी तलवार की मंशा का पीछा किया। भाड़ में जाओ, यांग ये ने जब यह देखा तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। इस समय, उसकी तलवार की मंशा 9वें स्तर पर थी, और तलवार के आकार की तलवार की मंशा कम से कम 10वें स्तर पर थी। इसके अलावा, यह एक साधारण प्रकार की तलवार की मंशा नहीं थी। यांग ये को नहीं पता था कि यह किस प्रकार की तलवार की मंशा थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी पिछली 10वीं स्तर की वध तलवार की मंशा भी निश्चित रूप से तलवार के आकार की तलवार की मंशा का मुकाबला करने में असमर्थ रही होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी तलवार की मंशा अब केवल 9वें स्तर पर थी। यांग यी के लिए सबसे अधिक क्रोधित करने वाली और परेशान करने वाली बात यह थी कि अन्य तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान तलवार इरादा दूर नहीं रहा था और वह भी उसकी तलवार इरादे का पीछा कर रहा था। जाहिर है, उस साथी का इरादा स्थिति का फायदा उठाने का था। यांग यी की तलवार की मंशा और तलवार के आकार की तलवार की मंशा के बीच का अंतर कम होता जा रहा था। बहुत समय नहीं बीता था कि तलवार के आकार वाली तलवार की मंशा ने यांग यी की तलवार की मंशा को पकड़ लिया। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक हल्की कड़वी मुस्कान उभरी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।